जया शो पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द जया शो ऑन योर ओवरसीज इंडियन स्टोरी, आपकी प्रवासी भारतीय कहानी। इस मंच पर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक से बढ़ के एक रोमांचक कहानियां उन प्रवासी भारतीयों की जिन्होंने भारत से बाहर जाकर अपना बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया और भारत और अपना नाम बहुत रोशन किया। आज हमारे बीच मौजूद है भारत के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन जो इस समय यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर शहर में रहते हैं। चलिए मिलते हैं श्री राज अलरेजा से। हेलो राज, इस मंच पर आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो। Thank you for having me. तो राज अलरेजा 22 साल की उम्र में अच्छी नौकरी की तलाश में यूनाइटेड किंगडम पहुंचे। वहां उन्होंने नेस्ले के साथ कुछ साल जमकर काम किया और इसके बाद वो एमबीए यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी से करने पहुंचे। एमबीए करते करते ही राज इतने बढ़िया स्टूडेंट थे कि कई लोग उनसे कभी एडिटिंग के लिए, कभी प्रूफ रीडिंग के लिए और ऐसे बहुत सारे छुटपुट काम के लिए उनसे मदद लेने लगे। इन सब लोगों की मदद करते करते राज को एक बिजनेस आइडिया आई कि क्यों ना मैं अपनी ही एक रिसर्च कंपनी खड़ी कर दूं। और इस तरह से शुरुआत हुई राज के दो बड़े रिसर्च कंपनी की। एक का नाम है इनोवेटिव राइटर्स और दूसरा है टॉप रिसर्च। आज ये दोनों कंपनी दिनों दिन रातों रात चौगुनी तरक्की करते जा रहा है। चलिए बात करते हैं राज अलरेजा से और पूछते हैं इनके प्रवासी भारतीय यात्रा के बारे में। तो राज, आप बताएं, आप हिंदुस्तान में कहां से हैं और बड़े होते हुए आपकी बचपन की या कोई जवानी की घटना जिसने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया हो। तो मेरा बर्थ जो है वो इंडिया में हुआ, छोटा सा शहर राजपुरा जो कि पंजाब में है, नॉर्थ ऑफ इंडिया में, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। तो बड़े हुए हम 4 ब्रदर एंड सिस्टर्स थे एंड आई वाज द यंगेस्ट। तो mother was a stay at home mom as usual as in a typical Indian family, and then जो डैड हैं वो बिजनेसमैन थे। तो उनको मैंने हमेशा बिजनेस करते हुए देखा और his work ethics were brilliant, तो और ability to deal with others and everything। उसके बाद मैंने अपने भाई को देखा, I witnessed his growth becoming a very successful businessman। तो ये then I was quite lucky to have been born in a family of entrepreneurs। अच्छा, तो यानी एंटरप्रेन्योरशिप आपके खून में है, शुरू से ही थी। ये आप कह सकते हो। यस, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। तो आप राजपुरा से यूनाइटेड किंगडम पहुंचे कैसे? इन 2004 मेरा प्लान था कि मुझे वेस्ट जाके एक्सप्लोर करना है, कल्चर एक्सप्लोर करने हैं, इंडिया के बाहर काम करके देखना है कैसा होता है, क्या लोग बातें करते हैं। वो यूएस चला गया, यूके चला गया, मुझे भी ट्राई करना था। तो उस जमाने में एक वीजा कैटेगरी होती थी वर्किंग हॉलीडे वीजा, उस पे आप काम कर सकते हो, यहाँ पे घूम सकते हो। तो वो मेरे को वो वीजा मिलता यंगस्टर्स को ही था, उसके लिए 17 से 30 साल की उम्र के, इट वाज बेसिकली डिजाइन फॉर यंगस्टर्स। तो मुझे वो वीजा मिला तो 2 साल के लिए, तो उस पे मैं आया। तो आके मैंने यहाँ पे अपना जॉब लगी मेरी नेस्ले में कुछ 3-4 हफ्ते बाद ही आने के बाद। आपके कोई फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी थे यूके में? कोई भी नहीं था। अच्छा, तो नेस्ले में फिर आपने कितने साल काम किए? नेस्ले में मैंने 3 years। अच्छा, और नेस्ले में काम करने के बाद किस पॉइंट पे आपको लगा कि चलो अब मैं एमबीए करूं, और क्यों लगा? मुझे इसलिए लगा क्योंकि 3 साल में नेस्ले में था, सब कुछ बढ़िया था नेस्ले में, सब कुछ बढ़िया था। आई वाज हैप्पी, आई वाज ट्रीटेड फेयरली, इक्वली, सब कुछ बहुत बढ़िया था, आई वाज हैप्पी। लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था कि ये सब टेम्परेरी है, बस ये तो आज है कल नहीं है। क्योंकि जो बड़े होते हुए अपने डैड और अपने एल्डर ब्रदर को देखा था कि उन्होंने तो डिक्लेयर ही अपने आप को, मींस दे वर बोर्न एंटरप्रेन्योर्स। तो मुझे भी ये लगता था कि मैं भी उनमें से एक हूँ। ये जो जॉब है ये तो एडवेंचर है मेरे लिए। मैं एक कंट्री में आया हूँ, एडवेंचर हूँ, मैंने सीख लिया, अब सीख लिया, साल पे साल निकली जा रहे थे। तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ और करना है। तो फाइनली इन 2009 I thought that it's a time to change the environment first, क्योंकि जो मेरे आसपास के लोग थे जिनके साथ मैं रहता था होता था वो सारे जॉब्स में थे, वेरी वेल जॉब्स, गुड जॉब्स। लेकिन मुझे ये नहीं, कोई कुछ मुझे मिलता नहीं था जिसके साथ मैं अपना आइडिया शेयर कर सकूं कि यार मैं तो कुछ अपना करना चाहता हूं। क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी थे, तो मुझे चेंज ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए था। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के लिए मैंने काफी सोचा और मैंने एमबीए में एडमिशन लेने की सोच ली कि वहां पे मुझे लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे
क्योंकि ज्यादातर लोग इन कंट्रीज में एमबीए इसलिए करते हैं बिकॉज वो खुद कुछ ना कुछ करना चाहते होते हैं, जो ये मैंने नोटिस करा। तो वहां से मैं एमबीए में गया और चेंज ऑफ सीन हो गया बिल्कुल, नेस्ले को साइड पे कर दिया, जॉब नहीं करी। उसके अच्छा, बाद तो 10 आप महीने यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी पहुंचे एमबीए करने, पहुंच गए। और वहां पे किस मोड़ पे आके लोगों ने आपसे कांटेक्ट करना शुरू किया कि भाई हमें हेल्प करो एडिटिंग में, और क्यों, मतलब आप किस चीज में बहुत अच्छे थे? ओके, जो तो मैंने एडमिशन ली, मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ जनवरी 2010 में। तो जो मेरे पास जो फर्स्ट टाइम जिसको मैंने चार्ज करा, जिसकी हेल्प करी, वो था नवंबर में। तो अबाउट 11 मंथ्स डाउन द लाइन मेरे को क्यों अप्रोच करते थे, क्योंकि इंडिया में तो मैं बिल्कुल बिलो एवरेज स्टूडेंट था। आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन इंडिया। तो लेकिन जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे स्टडीज जो है बहुत प्रैक्टिकल है, वेरी मीनिंगफुल, वेरी इंसाइटफुल। आई वाज लविंग इट बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट प्रेजेंटेशन, यू डू इट, गो एंड डू योर ओन रिसर्च, देन यू पुट टुगेदर आइडियाज एंड देन दे मार्केट एंड ऑल दैट। तो मुझे काफी चीज पर, रादर देन कि इंडिया में एक टेक्स्ट बुक दे देते हैं मोटी सी और उसको कहते हैं कि अब जाके इसको लिखो, देखते हैं तब तुम्हें पता लगेगा तुम्हें कितनी समझ आई, वो रट्टा लगाया होता था। तो मुझे लगता था वो भी काम करता है सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, लेकिन मुझे ये सिस्टम थोड़ा ज्यादा पसंद आया। और मुझे इतना पसंद आया कि आई फाउंड दैट आई एम क्वाइट गुड एट इट। और मैं इतना गुड एट इट था कि जब तक मैंने अपनी थीसिस पास करी, आई गॉट डिस्टिंक्शन इन इट। For an overseas student to get distinction in a 15,000 word dissertation is a big achievement according to me. तो उनको ये सारा कुछ सबको दिख गया था कि he loves it the way he does it and he's got a drill behind it and how to do it. तो वो जो ड्रिल है वो धीरे धीरे फैलने लगी। तो मैं एक स्टूडेंट की, मेरा जूनियर था, मैं उसकी काफी हेल्प करता था। ही वाज फ्रॉम आई थिंक नेपाल, और आई कांट रिमेंबर नाउ, आई थिंक ही वाज फ्रॉम नेपाल। तो मैं उसकी काफी, एक बार उसने मेरे से हेल्प मांगी नवंबर में, तो वो मुझे कहता कि यार मेरी हेल्प कर दे दोबारा। मेरे पास अपने स्केड्यूलिंग जिससे अपनी लाइफ थी, और वो जो हेल्प मांग रहा था वो कोई 1-2 घंटे का काम नहीं था, इट वाज अ फुल फ्लैश 2-day एक्टिविटी। तो आई थॉट लुक, आई कांट हेल्प यू, आई हैव हेल्प्ड यू इन द पास्ट, आई ऑनेस्टली डोंट हैव टाइम। उसने मुझे रात को 12 बजे फोन करा और मैं जाग रहा था। मैंने उसका फोन उठाया, कहता यार मैं बहुत परेशान हूँ, तो हाउ अबाउट आई पे यू बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ प्राइवेट ट्यूटर ऑनलाइन, आई कांट फाइंड एनीवन, कैन आई पे यू एंड यू कैन हेल्प मी, इज देयर एन ऑप्शन? आई सेड आई विल लेट यू नो इन द मॉर्निंग। तो वो मैंने उसको बताया, मैं कहा चल ठीक है यार, मैं खुद भी कुछ मेरे को करना है, खुद भी फाइनेंस की जरूरत है, सब कुछ है। तो मैंने उसको फोन करा, ठीक है। तो वी एग्रीड ऑन £250 ऑन अ 12 hour thing, so 6 hours each day. चलो 2 दिन हुए, he was very happy, he paid me. तो मैंने लिखा यार ये तो बहुत अच्छा है, and he's very happy. I have one satisfied customer already. So वहां से ये जर्नी शुरू हुई। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद जर्नी आगे कैसे बढ़ी? चलो आगे आपने, कैसे? हाँ, अब आगे Okay, बताइए कि यहाँ से आपको ये आइडिया आया कि मैं अपना एजुकेशन कंसल्टेंसी बिजनेस करूं, तो कैसे बढ़ा ये आगे? फिर अब आपकी रिसर्च कंपनी है, तो ये पूरी जरा जर्नी बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत की। okay. तो ये जर्नी, वो पहला स्टूडेंट गया, उसके बाद उसी का ही दोस्त आया कुछ दिन बाद with almost same set of things. तो मैंने कहा ठीक है, I charge him same. Then one more, and then one more. The word was spreading very, very quickly because there were certain modules I was very good at, corporate social responsibility and so and so. I was very good at. I had all these textbooks and everything set on, so it was very easy for me. For them, it was a big deal. और मुझे ये भी पता लग गया कि अपने सारे सीक्रेट्स बताने नहीं है उनको सिर्फ उतना ही बताना है जितना उनको जरूरत है। तो वो चीज मेरे लिए काम कर रही थी। तो मैंने कुछ नवंबर 2010 से लेके अप्रैल 2011 तक मैंने यही चेक करा, 1 client a week, 1 in 10 days भी, क्योंकि मेरी अपनी डिग्री भी चल रही थी उस टाइम। I wasn't a master degree holder क्योंकि मेरी डिग्री अप्रैल में खत्म हुई थी। It was a 16-month program। तो उसके बाद अप्रैल में जब मैंने देख लिया कि ये तो डिमांड है इसकी, the service is the research overall, this consultancy and research की डिमांड है। तो मैंने, क्योंकि अब डिमांड इतनी होगी कि भाई my phone kept on ringing all the time, one thing or another, one person। तो मैंने जो है आगे रिसर्चर्स हायर करने शुरू कर लिए। By April 2011 I had my first researcher, उसके पास हम काम आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। ये जो रिसर्चर थे, ये क्या स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के? नहीं, ये थे एक्स लेक्चरर्स, एकेडमिक्स, क्योंकि जो एकेडमिक्स है वो डिफरेंट कंपनीज के साथ काम करते होते हैं। जब देते हो आप प्रूफ रीडिंग साइट पे जाते हो, आप कोई कुछ आपको एडिटिंग की जरूरत होती है,
या आपको कुछ कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन, तो वे डिफरेंट साइट्स हैं, राइटिंग साइट्स हैं, कोई भी आप ऐसे करके देखो तो आपके पास काफी रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, तो इतना समझ नहीं आती, मुझे भी नहीं पता थी जब तक हमने ये इस कंट्री में आके ये करके नहीं देखा था। तो उसके बाद ये वहां पे तुम्हें ये फ्रीलांस रिसर्चर्स कहते हैं इनको, एक कैटेगरी है फ्रीलांस रिसर्चर्स। ये फ्रीलांस रिसर्चर्स जो हैं ये खुद नहीं बिजनेस करना चाहते होते, वो तो कहते हैं हमें बस कोई काम दे दे, मैं तो बस काम करके उसको दे दूंगा, नहीं पेज मी, दैट्स ऑल। अब मैं चाहता था कि ये मैं खुद ही इसको एजेंसी में कन्वर्ट करके आई विल आउटसोर्स द वर्क टू यू एंड यू डू इट, आई विल चेक इट एंड वी विल रिलीज इट। तो ये जो काम शुरू हुआ तो ये लोग होते हैं ये वाले, तो मैंने उनको हायर करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो बाय एंड ऑफ 2011 आई थिंक आई हैड 5 पीपल वर्किंग फॉर मी। अच्छा, वाओ। तो पहली कंपनी कौन सी थी? पहली कंपनी, फर्स्ट कंपनी, आई डिडंट फॉर्म अ कंपनी, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द यूके। या तुम फ्रीलांस कर सकते हो, यू गेट अ यूटीआर नंबर फ्रॉम HMRC एंड यू कैन डू अ फ्रीलांस, सो यू आर फ्रीलांसर, यू जस्ट फाइल जिसको आप इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं, तो यू डोंट फॉर्म अ प्रॉपर कंपनी, मींस यू आर नॉट बिग इनफ एट दैट पॉइंट that you have to form a company. You can, there's no restriction that you have to be certain big, but I didn't feel I needed a company by then. You can hire people and pay them and just declare everything. तो उसके बाद मैंने अभी तक कंपनी जो बनी थी वो 2013 में बनी थी। Even 2012 I worked this way, although we were growing, but then I got business advice and everything. As I was growing, they said that you'll be better off forming a company and all that. That's when I formed the company. अच्छा, तो आज जो आपकी कंपनी है इसके अंतर्गत 2 कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं? बिल्कुल, एक जो कंपनी है इनोवेटिव राइटर्स, तो ये मेन कंपनी है। उसके बाद नई कंपनी हमने फॉर्म करी टू सेपरेट, तो सर्विसेज को सेपरेट कर दिया, वो टॉप रिसर्च। अच्छा, तो ये दोनों, इनके बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि दोनों कंपनी क्या क्या करती हैं। इनोवेटिव राइटर्स, जिसमें दोनों कंपनीज बेसिकली काम तो एक ही करती है, लेकिन हम थोड़ा इसको डिवाइड कर दिए। जैसे समझ लो, अब जैसे कल रात को कस्टमर आया, एक बिजनेस, दे सेंट अस लोड ऑफ नोट्स कि इसको पुट टुगेदर करना है, इन नोट्स को सारे पुट टुगेदर करना और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो वो एक B2B कस्टमर, वो भी एक बिजनेस है, वो कोई इंडिविजुअल नहीं है। तो वो बस दोनों चीजों को सेपरेट, और जो कभी स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं और इंडिविजुअल अप्रोच करते हैं तो सेपरेट कर दे, क्योंकि मैं बिजनेस से डील करने के लिए एक सेपरेट रखना चाहता था, क्योंकि वी डील वेरी डिफरेंटली व्हेन यू डीलिंग विद अ बिजनेस, यू डोंट डील विद वन इंडिविजुअल। आपने कांटेक्ट करा, हो सकता है कल आपको किसी और से बात करो, आज किसी और से बात करो, तो इसमें काफी कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि जो मेरे पास लोग काम करते हैं वो उनका ईमेल कर रहे हैं उसके नाम से, वो कहते हैं अब तो कोई और जवाब दे रहा है, कोई वो कर रहा है। तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया कि एक जो तुम इंडिविजुअल से डील करोगे सेपरेट, और इजी करने के लिए सेपरेट करा था, और कोई ज्यादा इसमें बड़ा रीजन नहीं था। तो आपके पास 2 तरह के कस्टमर्स हैं, एक इंडिविजुअल कस्टमर्स और एक बिजनेस कस्टमर। आप ना ही केवल आई गेस प्रूफ रीड, एडिट और इस तरह का काम करते हैं, बट कई बिजनेसेस को भी हेल्प करते होंगे उनकी रिसर्च में, वेबसाइट पॉलिशिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये बताइए कि जब आपने शुरुआत किया इस बिजनेस, जब आपकी उम्र केवल मेरे ख्याल से 23-24 साल, कितने साल के थे जब आपने ये सब शुरू किया? जब बिजनेस शुरू करा? हाँ, 27। हाँ, 26-27 साल के थे। बिजनेस शुरुआत किया और चल भी पड़ा, इतने सारे कस्टमर्स मिलने लगे। तो शुरुआत में आपको क्या चैलेंजेस आए? आपको फंडिंग की मुश्किल हुई या कुछ और चैलेंजेस आए? ये हमारे दर्शकों को बताएं। तो फंडिंग को लेके इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग क्वेश्चन, दिस फंडिंग वन, क्योंकि फंडिंग मुझे कुछ भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि द बिजनेस वाज मी, आई वाज प्रोवाइडिंग अ सर्विस। It's just like I'm talking to you and I have to pay you to get knowledge from you. That's what it was. तो उसमें फंडिंग की कोई ज्यादा मुझे दिक्कत, all I needed was a laptop and few textbooks and everything which I already had. लेकिन और challenges जो थे वो बहुत सारे थे, क्योंकि अब एक चीज तुम्हें मिल गई and you know you're very good at it, but how you gonna tell people that you're very good at it and use me, not a high street seller or somebody? तो getting the name out there was very very difficult, क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया जो है वो इतना पॉपुलर नहीं था जितना आज है। आज सोशल मीडिया से छोटे छोटे बिजनेसेस काफी ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। उस जमाने में फेसबुक तक भी बहुत ज्यादा लोग नहीं यूज कर रहे थे 2010-11 में, ये तो अभी लास्ट 5-7 साल में हुआ सब कुछ। तो उस जमाने में मुझे गेटिंग माई नेम आउट देयर वाज वेरी डिफिकल्ट, और गूगल एड्स चलती थी उस टाइम, गूगल एडवर्ड्स कहते हैं जिसको, जो पेपर
पे पर क्लिक तुम क्लिक करते हो, और एक क्लिक के गूगल उस जमाने में 3-4 पाउंड चार्ज कर रहा था, whether that customer orders or not orders. So it was very expensive online advertising in those days. लेकिन अब ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए थी, दैट्स द नॉर्म. अब तुम काम जो करना चाहते हो, यू कांट रिलाई ऑन पीपल अराउंड यू, दे विल ऑल ग्रेजुएट और दे विल ऑल गेट देयर वर्क डन एंड दैट्स इट, यू विल हैव नो कस्टमर्स. तो एक ऑनलाइन प्रेजेंस, तो मैंने क्लासिफाइड्स में ऐड करना शुरू कर दिया. यूके क्लासिफाइड्स जो होती है, जैसे लोकल क्लासिफाइड डार्बी, जैसे छोटे मोटे क्लासिफाइड्स पेपर आते हैं, या फिर और कोई ऑनलाइन साइट्स होगी जैसे गम ट्री है, सब कुछ यहाँ पे मैंने एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया. लेकिन उन क्लासिफाइड्स में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो वही एडवर्टाइज करने देते हैं एरिया में जिस एरिया में तुम रहते हो. ये सारे क्लासिफाइड्स वालों, क्योंकि वो एक लोकल नेटवर्क था कि तुम्हें लोकल बंदे से मिलवाना. क्लासिफाइड तुम ये नहीं कह सकते ऑल ओवर यूके, दे वुडंट एक्सेप्ट दैट. अब मैं एक छोटे से लिमिटेड एरिया में बन के रह गया, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आगे कैसे जाएं. अब इसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊं. कितने दिन निकल जाते थे कि भाई कोई कस्टमर नहीं आ रहा एक टाइम में, क्योंकि मैंने उसको कंप्लीटली इस बिजनेस में मैं रिलाई करने लग गया. अब जो रिसर्चर काम कर रहे हैं वो भी ईमेल कर रहे हैं कि भाई काम नहीं आ रहा, क्या करना है, क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि उनको नहीं पता बैक एंड पे मैं क्या कर रहा हूँ. उनको थोड़ी पता, उसको तो काम मिलता है, उसको फ्राइडे के फ्राइडे उसकी पे मिल जाती है. तो अब मैं, और वो फ्रीलांस था, दे weren't ऑन माय पेरोल. तो मैं क्या करूँ, तो धीरे धीरे लेकिन जैसे जैसे, because of our excellent customer service and the quality of work we offer, so our happy customers became our walking billboards. तो ये मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई कि यही बेस्ट टूल है, इसी से ही आगे जाना है. उसको कहना है कि प्लीज यार, इफ यू आर हैप्पी विद द सर्विस, टेल योर मेट एंड ऑल दैट. वो उस पे मैं बहुत ज्यादा पुश करता था लोगों को कि हमारे लिए रिव्यू छोड़ देना, ये कर देना, क्योंकि मुझे पता है ये फ्री है मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ. और वर्ड ऑफ माउथ से जो लोग आते हैं वो ज्यादा तंग नहीं करते, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते, क्योंकि बिकॉज हिज मेट हैज ऑलरेडी यूज्ड इट. वर्ड ऑफ माउथ से जो आते हैं उनकी रिटेंशन भी ज्यादा होती है. बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है. आई वुड से दे आर द कैश काउज, बिकॉज यू डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम ऑन देम. सबसे बड़ी चुनौती जो आपके सामने आई आपके बिजनेस में, वो ये कि लोगों तक पहुंचा कैसे जाए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और ये बहुत बड़ा फैक्टर था. अभी आज के कहने में, अब तो हम नाम इतना बड़ा हो गया, लेकिन उस जमाने में इतना बड़ा चैलेंज होता था. और मेरी एड क्लासिफाइड वाले बार बार रिमूव कर देते थे. योर एड हैज बीन रिमूव्ड. मैं ट्राई करता था इधर से रह के, मैं बर्मिंघम में, योर एड हैज बीन रिमूव्ड, यू हैव ब्रीच्ड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस. वो इतना स्ट्रेसफुल हो जाता था. कई बार रात को 3 बजे आंख खुली और फोन चेक करा, ईमेल आई हुई है, सो एंड सो क्लासिफ, योर एड हैज बीन रिमूव्ड. और उस एड से ही मेरे को 3-4 कस्टमर आए थे लास्ट वीक. अब वो एड निकल गई मेरे से. तो और मेरे पास इतना बजट या फाइनेंस नहीं था, और क्योंकि मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि अगर मैं इतना बड़ा गूगल में इन्वेस्ट करना शुरू, बिकॉज आई डिड नॉट नो वेयर आई स्टैंड विद दैट बिजनेस, वेदर दैट्स टेम्पररी, वेदर आई एम गोइंग टू डू इट परमानेंटली. मुझे ये बात अभी समझ नहीं आई थी अपने आप से. अभी तो बस वो चल ही जा रहा था, वीक पे वीक निकल ही जा रहा था उस टाइम में. यहाँ से अगला सफर कैसे तय हुआ? अगला सफर ऐसे तय हुआ कि जैसे जैसे कस्टमर आने लगे और रेवेन्यू हमारा और ज्यादा होने लग गया, तो मैं गूगल एड्स अफोर्ड करना शुरू हो गया. गूगल एड को मैं अफोर्ड करना शुरू कर दिया. और वो मैजिक था एक किस्म से. इतनी प्रेजेंस तुम्हें मिलती है, इतनी प्रेजेंस देते थे उस टाइम. तो अब भी गूगल बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अब सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल बन चुका है. तो ये वहां से और ज्यादा से ज्यादा, और मैं रिसर्चर रिक्रूट करने लग गया, और लोगों के साथ रिक्रूट, और ऐसे होने लग गया कि बड़ी बड़ी कंपनी के रिसर्चर्स भी मेरे साथ काम करना चाह रहे थे. तो यहाँ से जब बढ़ता गया, तो देन जस्ट वी किक्ड ऑफ. जब तुम्हारी कंपनी का नाम बड़ा हो जाता है तो इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती. यस, यू नीड एडवर्टाइजिंग ऑल द टाइम, बट you will still be okay because people know about you. आज इस वक्त आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, इसके कितने ब्रांचेस हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? Okay, अभी मेरे पास हैं कोई 55 लोग. अच्छा. 55 लोग. That includes the people, the web developers, technician, accountant, and the subcontractors who work from home. They're not all on payroll. It's a mix of everyone. So in total, if you ask me how many people are there, is 55. That subcontractor might only work 2 days a month for me, but it's still on the books, and some work full time. Correct. But there are total 55 people on the books who each of them I know personally. So that's amazing. That's very very exciting. तो अब आप अपने आप को जरा पीछे ले जाएं 10-12 साल पीछे, और अगर आज आपको कोई बोले कि राज, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ शायद अलग करते तो और अच्छा होता, ऐसा कुछ चीज महसूस होती है कि कुछ डिफरेंट किया होता तो ये कहीं किसी और दिशा में भी जा रही होती? Okay, yeah. अगर मैंने इसको
टाइम या स्केल डिफरेंट तरीके में करा होता, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये थी कि शुरू में मुझे ऐसे लगता था कि मेरा प्रॉफिट कहाँ है, मेरा प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, मेरा प्रॉफिट कहाँ गया। तो मुझे शुरू में विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स, लेकिन मुझे अब अगर मैं पीछे जाके मुझे दोबारा करना हो तो मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट की तरफ नहीं भागूंगा, पहले मैं इसको एक सर्टेन लेवल पे ले जाऊंगा, तब जा उसके बाद प्रॉफिट के लिए खोजूंगा। जस्ट लाइक दे से दैट यू हैव टू इन्वेस्ट अ पेनी टू मेक अ पाउंड, वही पॉलिसी। लेकिन मेरे को था कि अगर मैं पेनी भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई वांट समथिंग आउट ऑफ इट। तो मेरे को ऐसे लगना शुरू हो गया था कि मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है तो मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। तो लेकिन वो गलत स्ट्रेटेजी थी, थोड़ी इमेच्योर, इतने ज्यादा एज भी नहीं थी तो पता नहीं था इतना ज्यादा, कि खुद अभी बिजनेस चला के नहीं देखा था, और एक डिफरेंट कंट्री में आना और ऐसे बिजनेस करना। तो अगर अब मैं करना चाहूँ तो आई विल वेट, I will keep investing, I will take it to a set। तो मेरे को जो पहुंचने में जो फॉर एग्जांपल फुल फ्लेज मैं कहूंगा, जब मेरे को पता लग गया था कि यस दैट्स गुड, वो 2015 हो गया था मेरे को। लेकिन अब मैं अगर उसको देखूं, अगर अब ना करना, अगर 2011 में मैंने शुरू करा होता, जब जैसे मैं अब सोचता हूँ, तो एंड ऑफ 2011 में ही मैंने कुछ ना कुछ, मैं कहीं और होता, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका होता। मुझे थोड़े से 2-3 साल ज्यादा लग गए, इट वाज स्टिल गुड। लेकिन अगर मैंने जो करना शुरू करा 2014 में, द थिंग्स आई वांटेड टू डू, because it was all about confidence, because I was here on my own, yeah, I was here on my own, no family support, nothing, I could only ring। तो इस करके जो ऐसे, जब मैं अगर यही काम करके इंडिया में कर रहा होता, तो एल्डर ब्रदर को फोन करना है, वो साथ बैठा तो वो बता देगा, चाहे हमारा सेक्टर डिफरेंट है, कॉन्फिडेंस आ जाता है तुम्हारे में। लेकिन अब टाइम डिफरेंस वगैरह की, मैं सारा दिन तो फोन नहीं कर सकता था इंडिया, तो ये चीज डिफरेंट ही कर सकता था बिजनेस वाइज। तो आपकी जो ये रिसर्च कंपनी है और आप जो ये B2B करते हैं, इसके अंदर आप किस किस तरह की कंपनीज को, मतलब कंपनीज के लिए क्या क्या काम करते हैं? It could be anything, it could be any written documentation। कई कंपनीज भेजती हैं। अभी एक यूनिवर्सिटी ने हमें काम दिया हुआ है कि भाई तुम जो है इसको जो है ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम तुम्हें भेजा करेंगे वीकली, इसको तुम प्रूफ रीड कर करके भेजा जाए करो, हमें इनवॉइस कर देना, और एक सेट रेट है। तो दैट आल्सो आई कैन क्लास इट एज B2B, I see, because they don't want their people to spend that much time on that activity, because they want to use their time somewhere else। हाँ हाँ। तो अगर आज कोई इंडिया से, कोई 20-30 साल की उम्र का के नौजवान अगर आना चाहे यूके और कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहे, तो उनके लिए संभव है? क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनको? अगर आपके पास कम कैपिटल हो तो आप उसमें बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? एकदम से इंडिया से आके ऐसे काम शुरू करना और बिजनेस सेटअप करना यूके में, यूएस में, कहीं भी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पहले तो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत है इन कंट्रीज में। कल तुम एक इधर लोकल्स के साथ नहीं रहते, सिर्फ जो अपने लोकल गोरे लोग होते हैं इनके साथ नहीं, यहाँ पे जो आपको पता है यूके यूएस में डिफरेंट नेशनैलिटीज रहती हैं। मेरे अपने दोस्त ही मैं अगर बोलूं तो 10 किस्म की नेशनैलिटीज के मेरे दोस्त हैं, दे ऑल थिंक डिफरेंट बिकॉज ऑफ द कल्चर्स they come from, they all eat different। तो ये सारी चीजें असेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब आते सार ही कोई कहे कि मैंने तो कंपनी बना ली और मैं काम शुरू करना है, वो बड़ा मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो मैं ये कहूंगा कि पहले आके, फॉर एग्जांपल एक यंगस्टर है जैसे, तो वो आके किसी ना किसी, अगर वो अंडर ग्रेजुएट उसने करी है तो वो मास्टर प्रोग्राम में एनरोल हो जाए, या कोई किसी डिप्लोमा में एनरोल हो जाए। उससे क्या मिलेगा, उसको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगी कि जहाँ पे वो डिफरेंट स्टूडेंट से मिलेगा, देखेगा कि यहाँ पे बिजनेस चलता कैसे है, क्या हो रहा है, इधर उधर जाएगा। तो उसके बाद वो कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा कि अपना काम करने के लिए। स्ट्रेट अवे आके बिजनेस करना, आई थिंक इट्स अ बिट डिफिकल्ट, स्पेशली सर्विस लाइक अस, कि हम ऑफर करते हैं bespoke सर्विस वेयर एवरीथिंग इज मेड टू ऑर्डर। तो मेड टू ऑर्डर में यू हैव टू कम्युनिकेट एंड डील विद द क्लाइंट, एंड समटाइम्स इट्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ द कल्चर दे कम फ्रॉम, what they want। फॉर एग्जांपल वेब कंटेंट है, वेब कंटेंट में उसकी इमेजिनेशन को तुमने रियलिटी में बदलना है, दैट्स व्हाट वेब कंटेंट मींस। उसके दिमाग में इतनी चीजें चल रही हैं, वो तो तुम्हें बस आइडियाज भेजी जा रहा है। तो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, क्योंकि वो एक जहां से आया, हो सकता है वो अफ्रीका में चीजें बेचना चाह रहा है यूके में बैठ के, तो वो अफ्रीकन है, तो उसके लिए मुझे उसको समझना बड़ा जरूरी है। वो bespoke है, मेड टू ऑर्डर। तो यही जो मेरे लिए काम करते हैं, उसी में यही, दिस इज अ कोर कॉम्पिटेंस। तो ये जो है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ इट्स नॉट दैट इजी टू कम एंड सेट अप अ बिजनेस स्ट्रेट अवे। तो इट्स बेटर कि आप कुछ और तरीके से आए, कुछ नौकरी करके या कुछ साल वहां कहीं काम करें, एक्सपीरियंस लें और तब शुरू करें। क्या आप तब शुरू करें, बिल्कुल। अगर आप सोचते हो कि जैसे मैं दिल्ली में बिजनेस करता हूँ, मैं जाते यूके में भी ऐसे ही बिजनेस शुरू कर दूंगा, नो। The business and atmosphere between two countries very different. Yes, the business deals remain same. Some people can argue, oh, you buy a banana for 6 rupees, you have sold it for 10 rupees, 4 rupees is the profit, that's business.
yes, that's fine, but the way you sell it and the way you will deal with that customer is very different. So the chances of you going bust in your early years are more than later. तो थोड़ा सा टाइम दे दें, उसको एक्सप्लोर करें, जो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उसको देखें, किसी के साथ काम कर लें, वेट करें, जा जाके रिसर्च करें अपनी, सारे देखें अब तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कैसे काम कर रहे हैं, वेट करें कुछ महीने में, तो उससे सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आप ये बताइए कि जब आपने ये बिजनेस शुरू किया तो आपके क्या कौन कंपेटिटर्स हैं? आपकी मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? और भी आई वुड डिस्क्राइब, मैं अपने पूरे यूके में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी होगी मेरे सेक्टर। अच्छा, यस, थर्ड और फोर्थ। तो आप अपने आप को अलग कैसे करते हैं बाकी कंपेटिटर्स से? तो बहुत सारे और भी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। Okay, अलग कैसे करते हैं? The way we communicate to our customers, we make them feel very friendly and welcome, and obviously pricing, we make sure that our prices are affordable and more competitive. तो और उसमें it's more of like after care service, जब उसको कुछ मिल गया तो ये नहीं कि तेरा काम होला हमारी टर्म एंड कंडीशन होगी, टर्म एंड कंडीशन भूल जाओ, you have to make that customer happy. तो उसके लिए हम देखते हैं, समझ लो हमारे बिजनेस में होता है कि भाई you can come and get your work altered within 7 days from the time of delivery. कितने लोग आते हैं 14th day, 20th day, 30th day, if it's a minor alteration, I said let it go. I've told my people, you let it go, don't stop it, that's fine, don't charge them, we are within our rights to charge them, but I said no, that's fine, I want his repeat business, so just make him happy. So मेरे लिए more than a business, a satisfaction of somebody who has ordered from us, from the point of him filling out the order form and him getting I want that smile, and that smile should reflect in his email. You know what, thank you so much, you were brilliant. That's what I want to read every single order. That's what differentiates us from my competitors. Yes, that's such a nice way of actually, and such a smart way of dealing with the whole thing. True entrepreneur. अच्छा, अब आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि अब यहां से आगे क्या प्लान है आपकी कंपनी का? इसको आगे आप किस दिशा में लेके जा रहे हैं? Okay, आगे we'll continue to go progressively, and जो मेरा experience है with over 10 years of doing advertising online, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कितनी दिक्कतें आई थी, everyone faces that. अब मेरा जो plan है कि भाई we will strategize to get into online marketing, digital marketing. We will do marketing for them. ये मेरा plan है। अब ये मैं कब implement करता हूँ? End of this year, start of next year. ये मेरा next year, because what other companies are charging and what I can offer would be a lot less. So I think making that a success should not be that difficult. Awesome. So I will give that a go. तो ये business wise है, ये business wise मेरी आगे का plan है। और मेरा individually जो मेरा portfolio diversification है, उसके लिए मैंने अभी real estate में last 3 साल में मैं invest कर रहा हूँ. That has proved quite fruitful. और मेरा प्लान है कि और भी डाइवर्सिफाई करना है इसको, और अपने लिए अपने पर्सनल साइड पे डाइवर्सिफिकेशन। पहले सारा दिन बस काम था, पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट वाला काम चली जा रहा था, लेकिन अब डाइवर्सिफिकेशन जब से मैंने शुरू करी है, आई हैव स्पोकन टू फ्यू पीपल एंड देन दिस इज व्हाट दे सजेस्टेड दैट दिस इज व्हाट यू शुड डू, एंड दैट्स एक्चुअली वर्किंग। सो मैं उसकी तरफ ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो मतलब रियल एस्टेट बिजनेस में भी आप जा रहे हैं इसके बाद? मैं ऑलरेडी हूँ, ऑलरेडी आई एम इन रियल एस्टेट बिजनेस इन द यूके एंड इन इंडिया। तो उसमें क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज खरीद के प्रॉपर्टी लेनी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज यूके में मिलती हैं। Off plan properties you can, so by the time they are built you can sell it, so before you've actually owned it you can sell it. अच्छा, जिसको अपन इंडिया में क्या कहते हैं कि भाई बयाने में ही बिकी, ऐसे कहते हैं ना इंडिया में। हाँ हाँ, वो ऐसा ही कुछ, मतलब कि I can relate it to that. अच्छा, इसमें कितने आगे बढ़ चुके हैं, इसके बारे में बताएं जरा दर्शकों को। इसमें अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े, but I have my footstep in 3 real estates in India and 2 in India and 3 in UK. यहाँ तक पहुंचा अभी काम। ये मेरा लास्ट 3 साल में शुरू हुआ है, कोई ज्यादा बहुत आसानी हुआ, क्योंकि मैंने इसकी तरफ कभी, क्योंकि ये टाइम डिमांड करता था। द थिंग आई डिडंट हैड वाज टाइम। टाइम नहीं था, घर के लिए टाइम नहीं था, वाइफ के लिए टाइम नहीं था। तो नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड लास्ट 3-4 years. I don't work weekends. I've got working time directives and all that. So अब ये काफी चीजें बदली हैं, लाइफ इजी हो गया। I enjoy my life a lot more than I used to. वेरी नाइस। चलिए, अब आप तैयार हैं हमारे रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड के लिए? इसमें हम जानेंगे राज अलरेजा के प्रवासी भारतीय जीवन के बारे में थोड़ा नजदीक से। तो राज बताइए,
ब्रिटेन में रह के कौन सी ऐसी परंपरा है जो भारत की, जो आप अभी भी वहां निभाते हैं और जिसको करने में आपको बहुत मजा आता है? दिवाली सेलिब्रेशंस। अच्छा। तो हम घर में ही वैसे ही पूजा करते हैं जैसे वहाँ करते थे। Although my kids are born and bred over there, they know absolute everything about Diwali. We pray. I take them to Leicester. The biggest celebrations outside India, Diwali, are in Leicester. We go there. All जो अपने जैसे दिवाली मेला लगता है, फूड स्टॉल लगते हैं, सब कुछ। तो ये जो है मैंने हमेशा कंटिन्यू करी है। ये जो दिवाली वाली the relevance of Diwali in any Indian's mind, that's what I would describe it. कोई ऐसी चीज जो आप वहां करते हैं जो आपको भारत से बहुत जुड़ा रखता है? अच्छा, तो मैं क्रिकेट बहुत खेला छोटे होते से। अच्छा। यहाँ पे भी यूके भी मैंने अब काफी साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब एक्चुअली माय सीजन स्टार्ट्स टुमारो। तो अच्छा। यूके में जो क्रिकेट सीजन है अप्रैल टू सितंबर, मैं लोकल क्रिकेट क्लब के लिए खेलता हूँ। तो हम्म। कल मेरा पहला मैच है। तो जब वहां जाते हैं तो लोग पूछते हैं, वो देखते हैं कि भाई, क्योंकि डिफरेंट हम एक जगह नहीं खेलते, बिकॉज आवर टीम प्लेज डिफरेंट क्लब्स ऑल राउंड ईस्ट मिडलैंड्स। तो डिफरेंट डिफरेंट लीग्स है। तो वहां से लोग मुझे पूछते हैं इंडिया में कैसे होता है, क्या होता है। तो वो हमेशा कनेक्ट रखता हूँ, मेरे लिए फन है, आई एंजॉय इट। तो वो मेरे को जोड़ी रखती है जो ये क्रिकेट अच्छा। वाली चीज है। तो आपको पता ही है इंडिया में रह के इंडिया में क्रिकेट का कैसे पैशन होता है ना। आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु वुड सिट इन अ क्रिकेट ग्राउंड एंड एंजॉय माय क्रिकेट एंड आई प्ले एज वेल हियर। वेरी नाइस। और आपके फेवरेट भारतीय खाना आपको इंग्लैंड में कहाँ मिलता है? इंग्लैंड में मेरे घर में सबसे अच्छा खाना मिलता है, मेरी बीवी बनाती है बहुत अच्छी दाल मखनी और शाही पनीर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। कोई रेस्टोरेंट जो आप रेकमेंड करेंगे अगर कोई मैनचेस्टर आए तो वहाँ जाए? रेस्टोरेंट एक्चुअली मेरे फ्रेंड का है, इंडियन रेस्टोरेंट, टॉप रेस्टोरेंट। उसका खाना जो है अमेजिंग। नाम क्या है? मुंबई चिली। It's मुंबई not in चिली। Manchester, it's actually in Derby. You know where ओके। I graduated from? यस यस। It's in Derby. So मुंबई चिली। Mumbai chili, yeah. अच्छा। और बहुत उनका खाना ईच एंड एवरी डिश वो पूरा इंडिया का तुम्हें फ्लेवर मिलता है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स आपको पता है जब फॉरेन कंट्री में आप खाना खाते हो तो सेम नहीं आ रहा होता, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मिल्क, चेंज ऑफ वाटर एंड एवरीथिंग। बट उसका जो खाना है वो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही मैं बिल्कुल चंडीगढ़ के किसी ढाबे वगैरह में खा रहा हूँ। आप कोई ऐसी भारत की याद जो आपको बहुत सताती हो? भारत की याद तो सब कुछ ही याद आता है, सब कुछ ही है टाइम ऐसी जब तुम स्पेशल कुछ कर मेमोरी? रहे होते हो। कोई ऐसी स्पेशल स्पेशल मेमोरी, यू मीन स्पेशल इंसिडेंट? या इंसिडेंट या कोई इंसिडेंट कोई कोई ग्रोइंग अप, कोई ऐसी परंपरा या कोई फेस्टिवल या कोई चीज जो आप इकट्ठे सेलिब्रेट करते हो जिसकी आपको बहुत याद आती है? एवरी इंडियन फेस्टिवल ऑब्वियसली, दिवाली इज माय फेवरेट। जब लोहड़ी पे लोगों के पोस्ट देखते हैं वो लोहड़ी मना रहे हैं, हम यहाँ पे पता ही नहीं लगा लोहड़ी आई भी और चली भी गई, बिकॉज द एरिया दैट आई लिव इन देयर नॉट मेनी इंडियंस अराउंड है। तो अच्छा। मैं मैनचेस्टर से थोड़ा बाहर रहता हूँ। मैनचेस्टर में तो ऑफिस है, लेकिन मैनचेस्टर से मैं बाहर रहता हूँ थोड़ा। तो वहाँ पे इतने ज्यादा इंडियन नहीं है, लेकिन कई बार आके जैसे कोविड वगैरह में तुम घर में काम करो तो पता ही नहीं लगता था। तो तब तक वह रात भी होगी, उन्होंने लोहड़ी बना ली, सब कुछ अच्छा। हो गया और हमें पता नहीं लगा। तब थोड़ा सा फील होता है कि भाई यार यहाँ भी होते तो मैं भी इंजॉय कर सकता था ये। तो एवरी फेस्टिवल यस बहुत ज्यादा याद आता है। आपकी हिंदुस्तान में घूमने की सबसे प्रिय जगह कौन सी है? घूमने की सबसे प्रिय जगह इन 2018 में गोवा गया था। वो अच्छा। बहुत अच्छा था। तो माय वाइफ वाज सेकंड टाइम इन इंडिया एंड माय किड्स वर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो वो हमने बहुत अच्छा, बहुत लाइक करा। गोवा अच्छा। बहुत ज्यादा लाइक करा। पीपल वर रियली नाइस, द फूड वाज नाइस, द बीचेस वर नाइस। तो घूमने के एंगल से आई थिंक गोवा वुड बी माय फेवरेट। अच्छा। क्योंकि इंडिया में रहते हुए मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा था। मस्ट एडमिट, राजपुरा में बर्थ हुआ, दिल्ली चंडीगढ़ देखा, बहुत ज्यादा इंडिया नहीं देखा था मैंने। नॉर्थ इंडिया तक ही रहा था। कई लोग कहते हैं मैं यहाँ वहाँ गया, बेंगलोर गया, बहुत अच्छा था, वो बहुत बड़ी सिटी है। कोई कहता है मैं चेन्नई गया। मैंने कभी नॉर्थ इंडिया के में कभी बाहर जाने का मुझे मौका नहीं मिला, कोई रीजन नहीं था। मैंने ताजमहल नहीं देखा कभी। मैंने कई चीजें नहीं करी थी इंडिया में। अब ताजमहल कौन जाता है? जैसे लंदन में लोग रहते हैं, वो टावर ब्रिज गए हुए उनको 15-15 साल हो जाते हैं, बिकॉज दे लिव देयर, दे विल से विल सी इट अनदर टाइम। वैसे ही था कि यहाँ अभी भी मेरे से लोग पूछते हैं कि ताजमहल कैसा है। अब ऐसा हो गया कि मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। अब कितने लोगों को मैंने नहीं देखा और कितने साल तक कही जाऊं कि ताजमहल मैंने नहीं देखा।
अभी तक नहीं देखा? नहीं देखा, अभी भी नहीं देखा, कब टाइम ही नहीं मिला कब। ताजमहल तो देखने लायक है हिंदुस्तानियों के लिए भी। 100% आई वुड लव टू, लेकिन कब और कैसे टाइम मिलेगा? तो अब दिल्ली से मेरे ख्याल 4-5 घंटे है ना, आगरा नहीं में है नहीं, ना ताजमहल। 3 घंटे लगते हैं आजकल, बस केवल हाँ 3 घंटे। अच्छा, अच्छा हाँ ठीक है, फिर कभी अब जब नेक्स्ट ट्रिप होगा तो आई प्लान है। बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसी, आपको भारतीय होने का इंग्लैंड में किस बात पे सबसे ज्यादा गर्व महसूस होता है? I think the talent that we get from India in the UK, it's mind blowing. आप कहीं भी चले जाओ, NHS के किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, किसी भी चले जाओ, आपको कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट देखो इंडियन। किसी बड़ी कंपनी में चले जाओ, बोम्बार्डियर, रोल्स रॉयस, टोयोटा, कहीं चले जाओ, सीनियर फेसेस, आई मीन डिसीजन मेकिंग फेसेस तुम्हें दिखते हैं इंडिया के। तो वो उससे लगता है कि वाओ, दैट मेक्स यू फील प्राउड। और जब कहीं लिखना पड़ता है ना अपनी नेशनैलिटी या एथनिक ग्रुप किसी भी अपने फॉर्म पे, व्हेन आई फील ब्रिटिश इंडियन, दैट मेक्स मी सो हैप्पी। बिकॉज जो अपने इंडिया से टैलेंट आता है, मैं कहता हूँ हर कंट्री से टैलेंट आता है इस यूके यूएस में, ये जो कंट्रीज हैं जो दे रिलाई ऑन इमिग्रेंट्स, लेकिन जो इंडिया से टैलेंट आता है, मुझे नहीं लगता उसको कोई भी कंट्री कॉम्पीट कर सकती। द अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट वी गेट फ्रॉम इंडिया इन द वेस्ट इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक प्रवासी भारतीय होने के नाते आपका भारत की तरफ क्या योगदान है? हाउ डू यू गिव बैक टू योर मदरलैंड? ओके, तो जैसे कोई इंडिया से आता है, जैसे मैं आया था, अब जब आपने पूछा था मेरे से कि आपका कोई रिलेटिव वगैरह था, कोई नहीं था। बहुत लोगों के नहीं होते, वो आते हैं, किसी के पास भी रूम शेयरिंग में ले लिया, अपार्टमेंट ले लिया, उसके बाद क्या करना है वो बहुत मुश्किल है। आप तो कह रहे थे ना कि बिजनेस सेटअप करना, वो तो बहुत बड़ी बात है। एक आगे ही बाहर निकल के लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, क्या करना है, तो वो जिसने भी मुझे आज तक कांटेक्ट करा इन माय 17 इयर्स ऑफ जर्नी, आई हैव नेवर टर्न्ड एनीवन डाउन। जितनी भी मेरे से हेल्प हो सकती है किसी की, अभी भी राजपुरा से आ रहे हैं 2-3 स्टूडेंट्स आए हुए हैं और आए हुए हैं, कभी भी मुझे कोई भी कॉल आती है तो आई विल, इवन इफ आई एम बिजी इन द ऑफिस, आई विल फाइंड टाइम टू स्पीक टू देम। हाउ लवली। ये आई विल हेल्प देम टू द फुल, जितना मेरे से हो सकता है, क्योंकि मुझे, मैं सेम 17 इयर्स पीछे चला जाता हूँ कि मैं भी ऐसे ही सिचुएशन में था। आई अंडरस्टैंड हाउ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, तो एंड आई वांट टू हेल्प यू बिकॉज समबडी हेल्प मी। मैंने सब कुछ अपने आप तो नहीं कर लिया ना, किसी ने मुझे बताया, क्योंकि हर कुछ गूगल पे नहीं है कि तुम गूगल करोगे यहाँ चले जाओगे बहुत ईजी है, नहीं, कभी कहीं तुम्हें सीधी सीधी सलाह चाहिए होती है कि यार ये कर लो, ये ऐसे होता है, एंड दैट दे मेड दैट पर्सन्स एडवाइस हैज मेड थिंग्स सो इजी फॉर यू। दैट्स व्हाट आई मीन। एक ये, और दूसरा आप कह रहे हो कंट्रीब्यूशन, जब मैं इंडिया जाता हूँ तो ऑब्वियसली मेरी 2 इन्वेस्टमेंट्स भी हैं अच्छी इंडिया में, तो इट्स ऑलवेज इन हेयर, विल ऑलवेज बी हेयर। थैंक यू सो मच राज, हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me, and Jai Hind.